मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 8 प्रश्नावली 2 का हमने पहला सवाल और फुल बेसिक के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2 का दूसरे सवाल से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को फुल एनर्जी के साथ शुरू। आपका जो दूसरा सवाल है वह कह रहा है कि नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपए है। वह सामान्य भविष्य निधि में, यह सवाल नंबर कितना है? दूसरा है। सामान्य भविष्य निधि में वह कितना जमा करता है? सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए मासिक जमा करता है और 20,000 रुपए वह कहां जमा करता है? LIC में जमा करता है और 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र निवेश करता है। तो और अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए दान करता है, जिसका 50% कर से मुक्त है। तो उसके वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना करनी है। आपको देखिए टेबल दिया है और 3 दिया है। सभी बचत 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है और शिक्षा उपकर 2% और उच्च शिक्षा उपकर 1% दिया है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम किसको में क्या गणना करते हैं? सकल आय की। तो सबसे पहला स्टेप सकल आय यानी कि उसकी कुल वार्षिक आय कितनी है। इसकी कुल वार्षिक आय दे रखा है 7,20,000 है। तो 7,20,000 रुपए इसका क्या है? कुल वार्षिक आय यानी सकल आय है। दूसरे स्टेप में हम क्या ज्ञात करते हैं? धारा 80C के अंतर्गत छूट। धारा 80C के अंतर्गत छूट ज्ञात करते हैं। देखिए, दान को छोड़कर सभी राशियां, सभी बचत वाली राशियां किस में आती हैं? धारा 80C के अंतर्गत दान छूट में। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि वह कहां जमा करता है पैसा? सामान्य भविष्य निधि खाते में बचत करता है। सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य भविष्य निधि में कितने की बचत करता है? वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपए मासिक जमा करता है। तो 4,000 रुपए मासिक। हम इसमें सारी राशियां वार्षिक में ज्ञात करते हैं, सारे कर वार्षिक में ज्ञात करते हैं। तो इसको भी हम वार्षिक में बदल लेंगे। वार्षिक में बदलने के लिए 12 का गुणा करेंगे। एक साल में 12 महीने, तो एक महीने में 4,000 जो जमा करता है, तो 12 महीने में कितना जमा करेगा? 4,000 गुणे 12। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? ये 48,000 रुपए वह कहां जमा कर रहा है? सामान्य भविष्य निधि खाते में। और जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा कर रहा है? जीवन बीमा प्रीमियम में कितना जमा कर रहा है? 20,000 रुपए वह कहां जमा कर रहा है? जीवन बीमा प्रीमियम में। तो 20,000 रुपए यह कहां जमा कर रहा है? जीवन बीमा प्रीमियम में। और कितने का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है? 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का खरीदता है? 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है वह होता है कुल बचत। कुल बचत। तो देखिए, स्टेप नंबर 2 में जितनी राशियां होती हैं सभी को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है? कुल बचत कहलाता है। तो 48, 20 और 30, 30, 20, 50, 40, 90 और 8 98,000 रुपए वह क्या करता है? कुल बचत करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम किसकी बात करते हैं? मानक कटौती या छूट की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि 1 लाख से नीचे तक सभी कर से मुक्त है। तो बचत कितने कर रहा है? 98,000। जो 1 लाख से नीचे है तो यह क्या है? कर से मुक्त है। तो इसमें कटौती कितनी की हो जाएगी? 98,000 रुपए की कटौती हो जाएगी। ठीक। अब देखिए, अगले स्टेप में हम दान को धारा 80G के अंतर्गत दिया गया दान को कलेक्ट करते हैं। तो धारा 80G के अंतर्गत दिए गए दान को कलेक्ट करते हैं। दिए गए दान, तो दान इसमें या किसमें दिया है? देखिए, 15,000 रुपए अनाथ आश्रम में दान करता है। कितने का दान करता है? अनाथ आश्रम में कितने का दान करता है? 15,000 रुपए का दान करता है, जो कि 50% ही कर से मुक्त है। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 50/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 15×5=75। तो 15×5=75 और 2 जीरो 7,500 रुपए क्या करता है? वह दान करता है, जिस पर इतना कर से मुक्त है। तो ये 50% इसका 7,500 हुआ। अब देखिए, इसका नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वह होता है कर योग्य आय। कर योग्य आय। तो कर योग्य आय में हम क्या करते हैं? कर योग्य आय में सकल आय में से आपका ये दान और कटौती को घटा देते हैं। तो सकल आय कितना है? 72,000 रुपए है। तो 7,20,000 रुपए है। तो 7,20,000 में से ये कटौती कितनी है? 98,000 है। 98,000 और प्लस का दान कितना है? 75,000 रुपए।
7,500 रुपए। देखिए सकल आय में से कटौती और दान को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये 7,20,000 रुपए है आपका, में से कितना घटेगा आपका, इसमें 7500 जोड़ेंगे तो 2 जीरो और यहाँ 5 और 8 7 कितना होगा 15 की 5 हासिल 1 9 और 1 कितना हुआ 10। अब 1,05,500 रुपए आपको इसमें से क्या करना है, 7,20,000 में से घटाना है। तो आइए घटाते हैं। देखिए 0 में से 0 0 2 जीरो था और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ 0 था 1 2 3 4 5 2 3 4 और यहाँ 1 बचा तो ये 1 हो गया और यहां से देखिए 1 में 7 में से 1 निकला तो कितना बचा 6 बचा। तो 6,14,500 रुपए इसका क्या आया, कर योग्य आय। अब देखिए अगला स्टेप हमारा क्या होता है, आयकर होता है। तो अगले स्टेप में हम आयकर की गणना करेंगे। देखिए आयकर की गणना जो होती है टेबल के हिसाब से होती है और टेबल ये कह रहा है कि 2 लाख तक का तो 0 है और 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक का आपका 10% है और 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक का 20% है और 10 लाख से अधिक का 10 लाख 1 से अधिक का कितना है 30% है। तो देखिए हमारे पास कुल कितना है 6,14,500 6,14,500। अब थोड़ा सा इसको 1 मिनट रफ कार्य में हम समझते हैं। 6,14,500 दिया हुआ है। अब इसमें से 2 लाख, इसको 3 भाग में हम तोड़ सकते हैं। पहला तो इसका पेयर जो बनेगा 2 लाख का होगा, जिसपे 2 लाख तक का हमें कितना, इस पर कितना ब्याज है 0% ब्याज है। और 2 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में कितना होगा 3 लाख। 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक, 2 लाख 1 से लेके 5 लाख तक कितना परसेंट ब्याज है 10% का ब्याज है। तो 2 लाख 1 से लेके 3 लाख तक का में 5 लाख तक में कितना आएगा हमारा 3 लाख आएगा और 3 लाख पे हमारा कितना ब्याज है 10% का ब्याज है। अब देखिए 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, 5 लाख तो हमारा कवर हो गया। अब इसमें 6,14,500 है तो इसमें बच कितना रहा है 5 लाख कवर हो गया तो 1,14,500 बच रहा है और जिस पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा 20% का ब्याज देना पड़ेगा। तो इस पर तो कोई ब्याज नहीं है तो इसको आयकर से हम बाहर रख देंगे। अब इसमें देखिए आयकर की ये हमारा रफ कार्य थोड़ा सा आप लोगों को समझाया है हमने। आयकर में देखिए 3 लाख पे जो है 3 लाख पे कितने का ब्याज है 10% का ब्याज है। तो 10 बटे कितना हो जाएगा ये 100 और प्लस 1,14,500 पर कितने का ब्याज है आपका, इस पर आपका 20% का ब्याज है। कितने का ब्याज है तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो यहां कट जाएगा। तो ये आपका कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका 30,000। तो ये आपका 30,000 हो गया और प्लस का यहां देखिए 2 का गुणा जब होगा तो 2 जीरो 0 और 5 दूना की कितना 10 और 5 दूना 10 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 एकम 2 तो ये 2 हो गया, 2 एकम 2। अब इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा आयकर में तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो जुड़ गया 9 जुड़ गया और इसके साथ 3 और 1 2 जुड़ गया और 3 2 5 यानी कि 52,900 रुपए उसको क्या करना पड़ेगा आयकर देना पड़ेगा। अब अगले स्टेप में हमारा क्या आता है शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर प्लस उच्च शिक्षा उपकर। तो देखिए शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर दोनों को मिलाकर के दोनों किस पर लगते हैं आयकर पर। तो आयकर का शिक्षा उपकर 2% है, उच्च शिक्षा उपकर 1% है। तो इसका कितने परसेंट 2 और 1 3%। तो आयकर कितना हुआ आपका, आयकर हुआ 52,900 और इसका 3% यानी इंटू 3 बटे कितना 100%। का मतलब 100 से भाग देना, 2 शून्य से 2 शून्य बर्बाद हो जाएगा। बचेगा आपका कितना 9 तिया 27 और 3 दूना 6 हासिल 2 था 6 2 कितना हो जाएगा 8 और आपका 5 तिया 15। तो यानी कि 1587 रुपए इसको क्या करना पड़ेगा आयकर के रूप में शिक्षा कर इसको देना होगा। शिक्षा कर कितना हो गया 1587 रुपए। अब इसको हमें क्या ज्ञात करना है कुल देय आयकर। कुल देय आयकर तो आयकर तो कुल देय आयकर में क्या होता है शिक्षा उपकर उच्च शिक्षा उपकर प्लस आयकर। तो आयकर कितना है हमारा, आयकर है हमारा 52,000, आयकर हमारा है 52,900 रुपए ये आयकर हो गया प्लस शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर को जोड़ करके कितना आया 1587। तो 1587 ये हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे
तो 2 जीरो से आपका 87 जुड़ेगा तो ये 87, और 5 से 9 जुड़ेगा तो 9 5 14, हासिल 1, और 2 1 3 और 1 4, और ये हो गया 5। यही आपका हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर। तो अगले क्रम में देखिए जो प्रश्न संख्या 3 आपका कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश कुल वार्षिक आय, तो यानी कि इसका सकल आय कितना दिया है, सकल आय यानी कि वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना दे रहा है, वार्षिक आय दे रहा है 3 लाख रुपए थी, 3 लाख रुपए थी। तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए इसकी सकल आय थी। वह सामान्य भविष्य निधि, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, धारा 80 सी के अंतर्गत छूट, धारा 80 सी के अंतर्गत छूट, इसमें दान को छोड़कर सभी राशियां ऐड कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सामान्य भविष्य निधि में, सामान्य आप लोग पूरा लिखेंगे, सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है, सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, या सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है, 1000 रुपए प्रति माह। सब कुछ हम वार्षिक के लिए जोड़ते हैं, तो 1000 रुपए अगर प्रति माह जमा करता है तो साल भर यानी 12 महीना में कितना जमा करेगा, 12,000 रुपया जमा कर देगा। यहां भी रुपए है और ये भी रुपए है। और कहां जमा कर रहा है, और बोल रहा है 12,000 रुपए वार्षिक LIC को देता है, यानी कि जीवन बीमा प्रीमियम को कितना जमा करता है, या 12,000 रुपए वार्षिक। तो इसमें वार्षिक दिया है, कोई वार्षिक बनाने की जरूरत नहीं है। और 15,000 रुपए तक LIC को दिया था, ठीक। अब बोल रहा है, अब देखिए और तो कोई जमा नहीं किया है। फिर इसके अगला स्टेप हमारा जो होता है वह क्या होता है, कुल बचत। तो कुल बचत में हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12,000 और 12,000 कुल बचत कितना हो गया इसका, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए इसका क्या हो गया, कुल बचत हो गया। अब कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए तक का कोई आयकर नहीं है, 1.5 लाख रुपए तक का कोई आयकर नहीं है। ये जो आपका टेबल देता था, इस प्रश्न में टेबल नहीं दिया है, तथा इससे अधिक पर 10% की ब्याज लग रही है। सभी छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए से नीचे हो। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं कटौती या छूट। तो कटौती या छूट, तो कटौती या छूट क्या कह रहा है कि सभी कर जो है 1 लाख रुपए के अधिकतम सीमा तक क्या है, कर से मुक्त है। तो 1 लाख से यह कम है, तो अधिकतम छूट इसका कितना हो जाएगा, अधिकतम छूट हो जाएगा 24,000 रुपए। अधिकतम छूट कितना हो जाएगा, 24,000 रुपए हो जाएगा। इसके अब अगला स्टेप जो हमारा होता है वह हमारा होता है धारा 80। इसमें देखते हैं दान दिया है कहीं कि नहीं, तो देखिए इसमें तो दान दिया नहीं है, तो धारा 80C के अंतर्गत दिया गया दान, 80G के अंतर्गत दिया गया दान नहीं लिया जाएगा। अब इसमें हम इसके आगे वाला स्टेप की सीधे गणना करेंगे कर योग्य आय की। कर योग्य आय निकालेंगे। तो कर योग्य आय इसकी कितनी है, कर योग्य आय होती है सकल आय। तो सकल आय कितना है, 3 लाख रुपए है। तो सकल आय आपकी 3 लाख रुपए हो गई। 3 लाख रुपए माइनस कुल बचत और दिया गया दान। तो कटौती या कुल बचत कितना है, केवल 24,000 है। दान तो कहीं दिया नहीं है, तो 24,000 हम 3 लाख में से घटाएंगे, 3 लाख में से 24,000 घटाएंगे तो ये आपका 0 0 0 और 6 और 9 में से 2 गया आपका 7 और आपका 2,76,000 रुपए बचता है। अब कर योग्य आय हमारा कितना आ गया, 2,76,000 रुपए कर योग्य आय हो गया। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है वह होता है आयकर। तो आयकर हम टेबल के हिसाब से निकालते हैं, और इसमें टेबल नहीं दिया है, तो सीधे कह रहा है कि 1.5 लाख रुपए तक का कर से मुक्त है। यानी इसमें से हम 1.5 लाख रुपए को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो कितना बचेगा, 0 0 0 और 6 में से 0 गया 0, 2 और 1, 1,26,000 कुल हो रहा है। कितना हो रहा है, 26,000। तो 1,26,000 यानी 1.5 लाख से अधिक जो है उस पर कितना परसेंट ब्याज बोल रहा है, उस पर 10% की ब्याज बोल रहा है। यानी 1 लाख आयकर की हम गणना करेंगे, 1,26,000 का 10% इस पर लगेगा। तो बटे कितना हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो गया 12,600 रुपए उसको आयकर देना होगा। अब साथ में इसमें देखिए शिक्षा कर और उपकर कितना दिया है, 3% दिया है। तो आयकर हमें पता हो गया। तो शिक्षा उपकर अगला स्टेप शिक्षा उपकर और प्लस उच्च शिक्षा उपकर कितना है, आयकर का
दिया है उसमें प्रश्न में आयकर का 3%। तो आयकर कितना है 12,600, तो ये आपका हो जाएगा आयकर के जगह पे हो गया 12,600, और का मतलब गुणा होता है 3 और प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 का इसमें गुणा किया जाएगा तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और हासिल एक था 7, 3 एक कम 378 रुपए आया शिक्षा उपकर प्लस उच्च शिक्षा उपकर। अब हम निकालते हैं कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर, तो कुल देय आयकर यानी कुल उसके द्वारा कितना आयकर दिया जाएगा। आयकर कितना है 12,600 है, तो 12,600 प्लस शिक्षा कर, शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर कितना आया 378 रुपए। इसको ऐड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12,978 रुपए उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगले क्रम में देखिए हमारा जो चौथा सवाल है वह कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर कितना है 4 लाख रुपए है, सॉरी 40,000 रुपए है मासिक आय कह रहा है। अब देखिए ये हमारा चौथा का हल है, चौथा का हम हल करेंगे चौथे को। तो देखिए इसकी मासिक आय बोल रहा है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, सकल आय। क्या ज्ञात करते हैं, सकल आय। तो सकल आय हमारा क्या होता है, वार्षिक आय होता है, लेकिन इसमें दिया है मासिक आय कितना है 40,000 रुपए है। तो अगर 40,000 रुपए वह एक महीना में पाता है तो 12 महीने में यानी वार्षिक आय इसकी कितनी हो जाएगी, 4 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 4,80,000 रुपए उसकी क्या होगी, सकल आय होगी। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, धारा 80C के अंतर्गत छूट। तो धारा 80C के अंतर्गत छूट दान को छोड़ करके लिख देते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या लिख दिया है कि 40,000 रुपए है, वह 42,000 वार्षिक सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में कितना जमा करता है 42,000 रुपए। तो ये 42,000 रुपए इसका सामान्य भविष्य निधि में हो गया। और कहा कर रहा है जीवन बीमा प्रीमियम में वह 6,000 रुपए अर्धवार्षिक जमा करता है। जीवन बीमा प्रीमियम में वह कितना जमा करता है 6,000 रुपए अर्धवार्षिक। तो 6,000 रुपए अर्धवार्षिक, सभी चीज इसमें हम सालाना में निकालते हैं। तो एक साल में कितने अर्धवार्षिक, 2 अर्धवार्षिक, यानी कितना रुपए हो जाएगा 6 दूना 12,000 रुपए इसका क्या हो जाएगा, जीवन बीमा में क्या जमा करता है 12,000 रुपए वार्षिक। और कह रहा है कि 12,000 रुपए वार्षिक देता है। ठीक, इतना ही जमा कर रहा है। अब इसका देखिए हम अगला स्टेप क्या ज्ञात करते हैं, कुल बचत। तो कुल बचत आपका कितना हो जाएगा, कुल बचत बराबर हो जाएगा, देखिए आपका यहां से कितना है 42,000 ये है, 12,000 ये है। तो आपका 0 0 0 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 5 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 54,000 रुपए यह कुल बचत करता है। अब इसके बाद हमारी क्या होती है, कटौती। तो कटौती या छूट। तो कटौती या छूट क्या होता है, देखिए इसमें जो सीमा दी होती है तो इसमें भी देख लीजिए दिया है कि जो समस्त बचत का अधिकतम अगर 1 लाख से नीचे है तो 100% का छूट है। तो ये देखिए 54,000 जो है 1 लाख से नीचे है, तो इसलिए इसकी कटौती कुल कितनी हो जाएगी 54,000 रुपए, यानी कि 54,000 रुपए 1 लाख से नीचे है तो इसलिए कटौती 54,000 रुपए हो जाएगी। तो इसका अगला स्टेप हमारा जो होता है धारा 80C के अंतर्गत दिया गया दान होता है। तो इसमें कोई भी दान इसने नहीं किया है, तो इसके अगले स्टेप में हम चलेंगे किसमें, कर योग्य आय में। क्या चलेंगे, कर योग्य आय। कर योग्य आय। तो कर योग्य आय हमारा क्या होता है, सकल आय में से कुल बचत और दान को हम घटा देते हैं। कुल बचत और दान को क्या करते हैं, सॉरी कटौती और दान को घटा देते हैं। तो सकल आय कितना है 4,80,000 है। तो ये 4,80,000 में से कुल कटौती कितनी है 54,000। तो 54,000 इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से 54,000 जब घटाएंगे तो 0 0 0 और 3 0 खत्म हो गया, और 10 में से 4 निकला तो 6, और यहां आपका कितना बचा 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 4, 4,26,000 रुपए इसका क्या हो गया, कर योग्य आय हो गया। अब हम गणना करते हैं किसकी, आयकर की। तो आयकर की गणना हम टेबल के हिसाब से करते हैं। तो आयकर की गणना हम टेबल के हिसाब से करते हैं। इसमें देखिए टेबल दिया है कि 2.5 लाख रुपए तक का कितना ब्याज है, 0% ब्याज है। अब देखिए थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे हम यहाँ, ये कितना है आपका 4,26,000 है, 4,26,000 है, जिसमें से 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 तक पे कोई ब्याज नहीं है,
2,50,000 पे कोई ब्याज नहीं है। इससे आगे जो आपका 2,50,000 1 से 5 लाख तक का 10% है। तो 2.5 लाख से ज्यादा कितना है, 2.5 लाख से ज्यादा कितना है, 3 जीरो और ये 6, 12 में से 5 गया आपका ये, हाँ 12 में से 5 गया 7 और ये 3 बचा 1,76,000। तो 1,76,000 पे यानी कि जो 2.5 लाख से अधिक है, तो 2.5 लाख से कितना अधिक है, 1,76,000 और ये 5 लाख से कम है तो 4,26,000, 5 लाख से कम है ना, तो हमारा 10 एक ही स्टेप में फरिया गया। तो ये हमारा 1,76,000 हो गया और 1,76,000 पर प्रश्न के हिसाब से जो 2.5 लाख से अधिक है उस पर कितना ब्याज है, 10% का ब्याज है, यानी कि 10 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आयकर इसका कितना हो गया, 17,600, 17,600 इसका आयकर हो गया। अब इसमें देखिए यह भी बोल रहा है शिक्षा का तो दिया नहीं है इसमें, हाँ तो देखिए इसमें नीचे जो 100 वाला ऑप्शन दिया है उसमें शिक्षा उपकर कितना लगाया है, 3%। तो इसका देखिए आयकर का 3% लगता है, शिक्षा उपकर आयकर का 3% लगता है। तो ये शिक्षा उपकर कितना है, आयकर का 3%, आयकर का 3%, आयकर का 3% आपका शिक्षा उपकर है। तो यहां से देखिए आयकर कितना है, 17,600 है, आयकर कितना है 17,600 और इसका कितना 17,600, इसका 3%, आयकर का मतलब गुणा 3 और प्रतिशत का मतलब कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 में इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, 21 और 1 22 और 3 एक कम 3 और हासिल 2 था, 3 और 2 5, 528 रुपए इसका क्या होता है, शिक्षा उपकर होता है। तो इसका कुल देय आयकर कितना हो जाएगा, कुल देय आयकर, तो कुल देय आयकर इसका कितना होगा, शिक्षा उपकर और प्लस आयकर। तो शिक्षा उपकर कितना है, शिक्षा उपकर है 17,600, तो ये हो जाएगा 17,600 और प्लस वो शिक्षा उपकर कितना है 528। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28 और 5 6 5 11 और हासिल 1 7 और 1 8 और ये 18,128 रुपए इसका आयकर हो गया। अब यहां पे आंसर नहीं हुआ है, अब अभी आपको यह बताना है कि उसके अंतिम माह का देय आयकर कितना होगा। 11 माह का इसमें बोल रहा है कि यदि वित्तीय वर्ष में, इसमें बोल रहा है कि यदि 11 माह के लिए 1,600 रुपए प्रति माह आयकर देता है। अब हमारा एक अगला स्टेप भी लगेगा, कौन सा, 11 माह का आयकर। 11 माह का आयकर बराबर कितना होता है, 11 इंटू 1 माह का आयकर। तो 1 माह का कितना आयकर है, 1,600 रुपए इसमें दिया है। 1 माह का आयकर कितना दिया है, 1,600 रुपए प्रति माह। 1 माह का 1,600 है तो 1,600 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 11 6 का 66 हासिल 6, 11 1 11 11 6 17, 17,600 रुपए उसका 11 माह का आयकर होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, उसके अंतिम माह का आयकर। तो वह कुल कितना आयकर दे रहा है, 18,128 रुपए 12 माह का दे रहा है, साल भर का दे रहा है। और 11 माह का तो उसने इतना जमा कर दिया ना, तो अंतिम महीने में कितना देगा, अंतिम महीने का आयकर, अंतिम महीने या अंतिम मंथ का आयकर, अंतिम मंथ का इसमें बोल रहा है आपका अंतिम मंथ, अंतिम माह में किए गए कर की भुगतान। तो अंतिम माह का आयकर इसका कितना हो जाएगा आपका 18,128 रुपए। तो ये पूरा हो रहा है इसका, जिसमें से वह 17,611 महीनों में जमा कर चुका है। तो माइनस का कर देंगे इसमें से 17,600। तो ये जो निकलेगा वह 12वें महीने का यानी अंतिम महीने का आयकर होगा। तो इसमें से देखिए 8 में से 0 निकला 8 और 2 में से 0 निकला 2 और यहाँ 11 हो गया, 11 में से 6 निकला आपका, 11 में से 6 निकला 5 और 8 में से यहाँ 7 बचा, 0 हो गया और 1 में से 1 निकला। तो ये कितना हो गया आपका 528 रुपए। तो आयकर आपका कितना हुआ, आयकर आपका हुआ 18,128 और अंतिम माह का देय आयकर कितना हुआ 528 और कुल देय आयकर उसका कितना था 18,128। तो इस प्रकार से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।